Good afternoon, friends. So, it is 17th lecture today of comprehensive revision batch. 17th, 1 7. So, by that way, tomorrow we will be completing third week of this batch. Every week, Monday to Saturday, 6 lectures. Each week we have taken the lectures. So, why you are clapping? So, 18th lecture we will be completing the third week tomorrow. Yes. Till now we are done with. Till now we are done with BRS, rectification of errors, bills of exchange and promissory notes, average due date, account current, consignment, inventory valuation, sale on approval. 8 topics we are done with and 6 more topics are left, or 6 topic बचे हैं. Out of those remaining 6, we will be first completing depreciation, final accounts, issue of shares and issue of debentures, and then partnership and NPO finally. So target is by the end of next week we'll be able to finish rest of the topics plus half of partnership, and then in remaining 4 5 lectures the rest of the syllabus will be over. So before Diwali, without taking any extra lecture on Sundays, your batch will get over well before Diwali, and you will get even time for your टेस्ट सीरीज प्रिपरेशंस. आगे जो टेस्ट सीरीज होने हैं तो टाइम भी मिलेगा. बस अभी तक जैसे लेक्चर सिंसियरली किए हुए अटेंड आगे भी करो. यस ऑनलाइन गाइज, आवाज आ रही है ना क्लियर? राइट डाउन depreciation. depreciation. क्या करूं? कलर चेंज करो. ठीक है. depreciation. A very commonly, very commonly accounted expense known as depreciation. I had asked you this question even earlier, that can we imagine our business without fixed assets? विदाउट फिक्स्ड एसेट्स के आज अपन वैसे अपने बिजनेस इमेजिन कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, वी कांट इमेजिन. द रीजन बीइंग कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड एसेट अपने बिजनेस में होगा ही. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या? द फिक्स्ड एसेट्स मींस assets which are going to be used for a longer period of time, which you are going to use for a period more than 12 months. 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए जो एसेट्स यूज होने वाले हैं उनको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं. दोज आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स. ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इनका यूजफुलनेस, इनकी यूटिलिटी वैल्यू अपने लिए 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए है. तो अगर मैं मैचिंग कंसेप्ट की बात करूं तो मैचिंग कंसेप्ट में होता ही है कि इन मैचिंग कंसेप्ट you match the expenses with related revenue. कोई भी खर्चा जब हम बिजनेस में करते हैं, any expenditure that we incur in any business, we get some or other benefit. मैं अगर मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा हूँ, हर महीने के एंड में सैलरी पे कर रहा हूँ, तो वो महीने में मैंने वो एम्प्लॉयज के सर्विसेज लिए हुए, दे आर वर्किंग फॉर मी, फॉर दैट आई एम पेइंग देम. इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं पे क्यों कर रहा हूँ? तो आई एम कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो आई एम पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो कोई भी एक्सपेंस बिजनेस में क्यों करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अपने को
बेनिफिट हो रहा है, अपने को उसमें से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी में हेल्प हो रही है, और इसीलिए हम एक्सपेंस करते हैं। अकाउंटिंग में मैचिंग कंसेप्ट जो आता है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है व्हाई शुड यू account for expenditure or how should you account for your expenditure. The simple answer is expenditure should be accounted in such a manner that they are matched with related revenue. जो भी खर्चा हम कर रहे हैं उसके बेनिफिट के साथ उसको मैच करना पड़ेगा ना, तभी प्रॉफिट या लॉस समझेगा। एकदम डायरेक्टली अगर पॉइंट पे जाए तो मुझे बताओ कि ये मेरे सामने जो कैमरा है जिसके थ्रू रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो प्रोजेक्टर है जिसके थ्रू स्क्रीन पे ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ये प्रोजेक्शन हो रहा है, या ये जो एसी है, ये जो क्लासरूम है, ये जो सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, फैन है, स्पीकर्स है, बेंचेस है, ये सारे जो फिक्स्ड एसेट्स है आई एम गोइंग टू यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर ये कैमरा की बात करें तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे अगर ये कैमरा की लाइफ 5 साल की है, तो इसके लिए इनकर किया गया जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस भी तो 5 साल का है ना। हाउ कैन आई राइट इट ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, पूरा की पूरा खर्चा 1 साल का बोलूंगा क्या मैं? जब बेनिफिट 5 साल के लिए मिलने वाला है तो फिर वो एक्सपेंस भी तो 5 साल का हो गया ना। तो आई शुड स्प्रेड ओवर दैट कॉस्ट over a period of 5 years, means over the period of life of fixed assets, and therefore based on this matching concept the cost of fixed asset is written off in the form of depreciation. तो डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग का बेस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इट इज मैचिंग कंसेप्ट, तो मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड ही हम लोग डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करते हैं। और लॉजिकल भी है ना रे, कैमरा अगर मैं 5 साल तक यूज कर रहा हूँ तो उसमें से आने वाला बेनिफिट 5 साल के लिए, उसमें से आने वाला बेनिफिट 5 साल के लिए, तो उसका कॉस्ट 1 साल में कैसे क्या एक्सपेंस आउट करूंगा मैं? तो आई स्प्रेड इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, दैट इज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट, एंड दैट इज व्हाट मैचिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड। We will talk about it little later. Let us talk about first what is the meaning of depreciation. Depreciation का meaning क्या है? तो in simple words, depreciation is reduction in the value of fixed asset due to various reasons. Due to various reasons. अलग अलग reasons से fixed asset की value कम होती है. There is reduction in the value of fixed asset. Downward valuation of fixed asset. Why there will be downward valuation or why there will be reduction in the value of fixed asset? अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला रीजन है वेयर एंड टीयर। नॉर्मल वेयर एंड टीयर यूज करने से एसेट पुराना होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी ना, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब तुम यूज करोगे तो एसेट पुराना होगा, पुराना होगा तो उसकी वैल्यू कम होनी है। अनदर रीजन फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज पैसेज ऑफ टाइम, इफ्लुक्स ऑफ टाइम। इवन टाइम निकल जाने से, पुराना हो जाने से, वो तो सिर्फ यूज कर रही इसकी वजह से नहीं, इवन एसेट पुराना हो गया बोल के भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम गाड़ियों के केस में देखते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत अच्छे से चलाई हुई है, ऑल ओके, बट अगर मेक पुराना है, अगर मेक पुराना है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली उतनी कम हो जाती है। जैसे मैं आपको रेगुलर बैच में सिखाते वक्त एग्जांपल दिया था कि मैं कार परचेस किया इस साल, तो मेरे को इवन यहाँ का जो डीलर था वो मुझे कार दे रहा था जो मेक 2022 का था, इट वाज मेड इन 2022, बट मैंने बॉम्बे से खरीदी तो बॉम्बे वाला मेरे को मेक 2023 का दे रहा था। तो वैसे देखा जाए तो वैसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने गाड़ी ली थी फरवरी में, तो एक ही महीना हुआ था ना 2023 में। बट क्या होता है कि वो आरसी पे जब लिख के आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे कि ये कार का मेक क्या है, तो दैट मैटर्स। 2022 बोला तो 1 साल पुराना हो गया, 2023 बोला तो लेटेस्ट है। जब कभी मैं ये गाड़ी बेचूंगा आज के 5 साल 10 साल आगे, तो उस टाइम पे वो काउंट होगा ना कि कितना पुराना है। तो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो द वैल्यू गोज डाउन। वन ऑफ द रीजंस फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज पैसेज ऑफ टाइम, जिसको हम इफ्लुक्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं, EFFLUX, इफ्लुक्स ऑफ टाइम। अनदर रीजन फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एक्सीडेंट्स। बहुत बार क्या हो जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंटल कोई भी एसेट रहेगा तो उसकी वैल्यू वैसे भी कम हो जाएगी। इमेजिन करो ना कि आपको कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है और वो अगर एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप पूरी वैल्यू देंगे क्या उसकी? नहीं देंगे, भले ही वो एक्सीडेंट के बाद में उसको ठीक किया गया है। जैसे लैपटॉप के केस में, कंप्यूटर के केस में अपन देखते हैं रिफर्बिश्ड फीस मिलते हैं, रिफर्बिश्ड। कितने लोग जानते हैं रिफर्बिशमेंट? आई डोंट नो। बट रिफर्बिश्ड क्या रहते? सेकेंड हैंड कंप्यूटर, सेकेंड हैंड लैपटॉप्स
इनको ना पूरा पूरा चेक किया जाता है थरोली, और उसमें जो भी ज़रूरी है वो सारे रिपेयरिंग की जाती है उसमें, और रिपेयरिंग करके एक नए पीस के जैसा उसको बनाया जाता है। बट दैट इज़ नॉट न्यू, था तो पुराना ही ना। दैट इज़ कॉल्ड एज रीफर्बिश्ड पीस, रीफर्बिश्ड। मैं अभी एक जस्ट रिसेंटली महीने भर पहले मैंने एक ओपनिंग अटेंड की, एक शॉप की ओपनिंग। मेरे एक दोस्त ने स्टार्ट किया, मेरे क्लोज है पहचान वाले, उन्होंने स्टार्ट की दुकान। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, टैब्स, टैबलेट्स यही मिलते, रिफर्बिश्ड, नया है ही नहीं। उन्होंने बोला कि ये स्पेसिफिक बनाया हुआ है। अब नए की जो प्राइस होती है उसके कंपैरिजन में रिफर्बिश्ड की काफ़ी कम होती है प्राइस। क्यों? तो ये रिफर्बिश्ड है ना। एक्सीडेंट बोल तो डोंट टेक लिटरल मीनिंग ऑफ एक्सीडेंट, डैमेज हो सकता है कुछ, एनीथिंग इट इज। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द वैल्यू गोज डाउन इट इज नोन एज depreciation or reduction in the value of asset due to accidents. And another reason is due to innovations and inventions. आज हम जितने फास्ट रेट से टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में जा रहे हैं, देखो ना यार, मोबाइल का अगर हम बात करें तो ऐसा कोई मोबाइल कोई बहुत पुराना इन्वेंशन है हम 100 सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। मोबाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ी कब से? तो पिछले करीब करीब 15 सालों में, 20 साल भी नहीं, 15 सालों में। 20 साल पहले आ गए थे मोबाइल, 25 साल पहले आ गए थे मोबाइल, बट यूसेज जो था कॉमन सब तक नहीं पहुंचा था ना। कॉमन यूसेज होने की शुरुआत हुई 15 साल पहले। पिछले 10 साल में तो लगभग हर एक के पास मोबाइल हो गया ना। आज की डेट में तो ऐसा है कि अ, सबके पास स्मार्टफोन हो चुका है आज। एवरीबडी हैज गॉट द स्मार्टफोन। बट हम देखें मोबाइल का इवोल्यूशन भी, कि इनिशियली एकदम बटन वाला फोन भी कितना महंगा हुआ करता था, और आज अपन जो स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं इनकी भी वैल्यूएशन कितने फटाफट नीचे आते हैं। अब इसमें कई जगह कंपनी के स्ट्रेटेजीज भी होते हैं। अगर हम एप्पल की बात करें तो नया जब वो लॉन्च करते हैं तो पुराने की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। अभी ऐसा नहीं है कि पुराने की वैल्यू डाउन हो जाती है बोल तो कोई उसमें कुछ खराबी हो रही है कि क्या हो रही है, पुराना भी अच्छा ही चलता है। बट नया आ गया ना, लेटेस्ट आ गया, लेटेस्ट आ गया तो पुराने की वैल्यू कम हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ इनोवेशंस इन्वेंशंस ऑल्सो देयर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दीज रिडक्शंस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रेफर्ड एज डेप्रिसिएशन, इनको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग हमको समझना है, और जैसे मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है। Why should we account for depreciation? Why it is important to account for depreciation? The reasons can be: number one, depreciation is to be accounted compulsorily to arrive at true and fair financial performance. True and fair financial performance. Financial performance, I mean to say profitability. प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तुम्हारा डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर होना बहुत ज़रूरी है। आप समझ के लो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि जैसे आपने समझो फाउंडेशन की फीस पे की है, 60,000 रुपये की फीस तुमने मेरे को पे की है रेगुलर बैच की, 60,000, 50,000 पकड़ो, जीएसटी वगैरह छोड़ देते हैं अपन, 50,000 रुपये का फीस तुमने पे किया है। अब अगर मैं बोलूंगा कि ये 50,000 का मेरा पूरा की पूरा प्रॉफिट है, तो गलत है ना रे। ये 50,000 रुपये लेके मैं जो क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, वो क्लास में कंट्रीब्यूशन मेरे अकेले के टीचिंग का है क्या, या सिर्फ प्रोफेसर से टीचिंग का है क्या? अरे तुमको बैठने के लिए यहाँ बेंचेस है, यहाँ पे एसी है, ये प्रोजेक्टर, कैमरा जो अभी मैं बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट भी तो उसमें एडजस्ट होना चाहिए ना। अगर मैं ये डिप्रिसिएशन लूंगा ही नहीं तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी होगी क्या? डिप्रिसिएशन भी तो एक कॉस्ट तो है ही ना मेरे लिए। मैं लॉन्ग टर्म में यूज करने वाला हूँ, ये कैमरा मैं 5 साल यूज करने वाला हूँ, बट 5 साल ही यूज करने वाला हूँ ना। तो उसको कॉस्ट लगाए ना, फ्री में तो आया नहीं वो। तो उसका कॉस्ट तो मेरे को एलोकेट करना ही पड़ेगा ना। तो अगर मैं डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर नहीं करता हूँ तो विल द प्रॉफिटेबिलिटी बी ट्रू एंड फेयर? नो, एंड देयरफॉर टू अराइव एट ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी वी नीड account for depreciation. Another importance of accounting for depreciation is to arrive at true and fair financial position. अभी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बोल तो बैलेंस शीट। अब मेरे को बताओ कि मैंने ये एसी समझो खरीदा था 1,20,000 रुपए में, एक एसी 1,20,000 में खरीदा था, और आज के 5 साल पहले खरीदा था। अब अगर मैं आज की डेट में भी उसको मैं विदाउट डिप्रिसिएशन के 1,20,000 ही दिखाऊं एसेट साइड में, तो मैं फाइनेंशियल पोजीशन विल बी अननेसेसरीली ओवरस्टेटेड। अब ये समझो ये सिस्टम है, ये जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये हाई एंड सिस्टम है। हाई एंड सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें से ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड होके ऑनलाइन जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, तो ये हाई कॉन्फ़िगरेशन का ये सिस्टम है। करीब करीब
इसको सीपीयू ने सब मिला के करीब करीब 2 लाख रुपए लगे हुए हैं। अब इसको अगर मैं डिप्रिशिएट नहीं करूंगा और आज के 4 साल बाद में भी मैं अगर इसको 2 लाख रुपए में ही दिखाऊंगा, तो विल माई फाइनेंशियल पोजीशन भी ट्रू एंड फेयर? तार दिखने के लिए वैल्यू ज्यादा दिख रही है भाई, अब यूसेज के बाद वैल्यू कम भी तो हुई है। एंड देयरफॉर टू अराइव एट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन आई नीड टू अकाउंट फॉर depreciation. So to arrive at true and fair financial performance, that is profitability, as well as to arrive at true and fair financial position, it is compulsory to account for depreciation. Not only that, one more, to provide for funds required to replace the fixed asset at the end of its useful life. फिक्स्ड एसेट भी है तो भी एक उसका यूजफुल लाइफ है, और उस यूजफुल लाइफ के एंड में वो फिक्स्ड एसेट आपको स्क्रैप आउट करना पड़ेगा, बोल तो बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करना है तो कॉस्ट है ना उसकी। तो थ्रू डिप्रिसिएशन हम इवन कॉस्ट को भी हम जमा करते जाते हैं। अब कॉस्ट को कैसे जमा करते हैं सर? तो आप सब लोग जानते हैं बेटा कि डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर है बोल तो क्या, पी एंड एल को तो डेबिट हो रहा है, बट इज कैश गोइंग आउट? ये कैमरा मैंने 50,000 रुपए में खरीदा है, स्टार्ट में जब खरीदा तो 50,000 का आउटफ्लो हो गया, पहले दिन ही, जिस दिन खरीदा उस दिन 50,000 रुपए गए मेरे। लेकिन बुक्स में मैंने 50,000 का ये फिक्स्ड एसेट दिखाया, और हर साल मैं डिप्रिसिएशन 10-10 हजार रुपए ले रहा हूँ, समझो 5 साल तक एसएलएम मेथड से। तो 10-10 हजार रुपए का मैं हर साल पी एंड एल को डेबिट कर रहा हूँ। अब पी एंड एल को जो 10-10 हजार रुपए डेबिट हो रहे हैं, इज इट कैश आउटफ्लो ऑफ दैट ईयर? हर साल 10-10 हजार जा रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन हर साल पी एंड एल 10-10 हजार से डेबिट हो रहा है। हर साल पी एंड एल 10-10 हजार से डेबिट हो रहा है, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है ना, बट उतना कैश रिटर्न होते जा रहा है। तो ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स 50,000 रुपए रिटर्न हो जाएंगे बिजनेस में, कैश रिटर्न हो जाएगा, which will be used to replace the fixed asset at the end of its useful life. Therefore also accounting of depreciation is very very important. लिखो, इतना लिख लेते हैं। depreciation is depreciation is reduction depreciation is reduction in the value of fixed assets, in the value of fixed assets due to due to next line A, next line A, wear and tear, wear and tear. B, passage of time, passage of time. C, due to accidents. D, due to innovations and inventions. Due to innovations and inventions. लिखा? नेक्स्ट लाइन लिखो, depreciation is accounted on the basis of matching concept. On the basis of matching concept.
it is important it is important to account for the depreciation to account for the depreciation for the following reasons. A. A. Next line A. To arrive at to arrive at true and fair to arrive at true and fair profitability of the business. B. To arrive at true and fair to arrive at true and fair financial position of the business. To arrive at true and fair financial position of the business. C. To provide for to provide for funds required to provide for the funds required to replace the fixed asset to replace the fixed asset at the end of its useful life. At the end of its useful life. लिख दिया. Next line. Following are the factors. Following are the factors which determine the depreciation. Which determine the depreciation. Factors affecting depreciation. चार्ट बनाएंगे छोटा सा अपन. Estimated useful life
estimated realizable value and method of depreciation. Hey, K2B, Lee. सोपा उपाय देऊ, सोपा उपाय देऊ, जागा बदल. लिखा. There are four factors affecting depreciation. There are four factors which determine depreciation. First is cost of fixed asset. अब इस बैच में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं इसको लेके, पहले भी मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है. वी स्पोक अबाउट इट. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ही कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ना, तो उसमें क्या क्या आता है. तो इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेस, प्लस costs incurred in bringing the fixed asset to its present location and condition. So cost of purchase will include not only cost of fixed asset will include not only cost of purchase, it will also include the costs incurred in bringing the fixed asset to its present location and condition. याद करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये एसी के कॉस्ट में सिर्फ एसी का परचेस कॉस्ट नहीं आता बेटा, एसी को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा हुआ है वो भी आएगा ना. इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. तो जब तक आप ये चीजें इनकर नहीं करोगे एसी ऑपरेटिव होगा नहीं ना. एसी ला के सिर्फ क्लासरूम में सामने रख दिया तो देख के ठंडा लग रहा है क्या, ऐसे होता है क्या. और उसके बाद देखा तो ठंडा फील हो रहा है. अरे उसको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है ना. तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट जो है दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसी, राइट. सो पॉइंट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड to bring the fixed asset to its present location and condition will be added to the cost of fixed asset. याद करो 11th स्टैंडर्ड में जब ये टॉपिक सीखे थे तो मशीनरी परचेस्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, क्या करते थे इंस्टॉलेशन चार्जेस आप मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करते थे ना. तो बस वही लिखा के दिया मैंने और कुछ नहीं. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इट इज एक्सप्रेस्ड either in terms of number of years or in terms of output from the use of the asset. अपने को नॉर्मली क्या मालूम है कि फिक्स एसेट की लाइफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स. हम बोलते हैं कि 5 साल लाइफ है, 7 साल लाइफ है, 10 साल लाइफ है, 4 साल लाइफ है. वो हो गया नंबर ऑफ ईयर्स में. बट आउटपुट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है यूजफुल लाइफ. जैसे बेस्ट एग्जांपल देना है तो ये एलईडी लाइट्स है, समझो ये जो लाइट फिटिंग्स तुमको क्लासरूम में दिख रहे हैं, ये एलईडी लाइट फिटिंग्स की जो लाइफ है ना बेटा, ये नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं होती, इसके यूसेज पे होता है, इसके आउटपुट पे होता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल से कि ये 10,000 घंटों तक चलेगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर 10,000 आवर्स. अब मेरे को बोलो 10,000 घंटे उसका यूज, वो तो आउटपुट पे डिपेंड करता है ना कितना यूज है. समझो समझो अभी अपने क्लासरूम में तो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 8 घंटे यूसेज है अपना.
8 घंटे, तो अकॉर्डिंगली उसकी लाइफ आएगी 50,000, सॉरी 10,000 आवर्स चलने वाला ये एलईडी लाइट, 10,000 आवर्स। अब ये 10,000 आवर्स का यूसेज तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा ना। अब एकेडमी में अपने क्लासरूम में बैठा है तो ऑन एन एवरेज समझो 8 घंटे यूसेज है इसका, तो 8 घंटे चालू है ये रोज का। यही यही अगर किसी जनरल दूसरे शॉप में बैठा हुआ है जहाँ पे सिर्फ शाम में सनसेट के बाद में, अंधेरा होने के बाद में उसका यूज है समझो, तो रोज के हार्डली 3-4 घंटे यूज हो रहा है उसका। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मॉल में, बड़े मॉल में ये फिट किया गया है, तो पूरे बड़े मॉल में तो यार फिर 24 घंटे यूसेज है उसका, 24 आवर्स इट इज ऑन मोड। तो उस केस में क्या होगा ना कि वहाँ पे जो लाइफ है वो आउटपुट के बेसिस पे मेजर की जाती है कि भाई 10,000 घंटे है। अब तुम देखो कि तुम्हारे बिजनेस में इसका यूसेज कैसा है। और एक आधा एग्जांपल देना तो प्रिंटर, प्रिंटर हम जो प्रिंट करते हैं ना, उसमें कार्ट्रेज होता है, कार्ट्रेज। कार्ट्रेज रिफिल भी कर सकते हैं बाद में। अब ये जो कार्ट्रेज होता है, कार्ट्रेज कितने प्रिंट्स करेगा इस टर्म्स में उसकी लाइफ डिफाइन होती है समझो। एक बार कार्ट्रेज रिफिल किया इंक से तो लेट से 500 प्रिंट निकलते हैं, 500 प्रिंट्स। अब ये 500 प्रिंट जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वो चलेगा ना। कई बार ऐसे होता है कि अब जैसे लॉकडाउन में 2-3 साल ऑफिस बंद था, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रहे थे, ऑफलाइन था ही नहीं, तो टेस्ट पेपर भी प्रिंट नहीं होते थे, कुछ भी प्रिंटिंग नहीं होता था। तो कार्ट्रिज जो रिफिल किया था लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद में भी वो चल ही रहा था। अब अभी कैसे होता है कि अचानक तुम्हारे लिए कोई टेस्ट डिजाइन की है और वो टेस्ट प्रिंट निकाल ली। अब इतने बड़े क्लास में इतने सारे बच्चों का एक का अगर जो एक टेस्ट पेपर 8 पेज की है, तो यार तो एक ही टेस्ट में 2 कार्ट्रिज लग जाएंगे, तो 500 प्रिंटेज निकलने वाले हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लाइफ जो है वो इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट। जैसे और एग्जांपल दे तो कोल माइन है, माइन, कोयले की खान। कोयले की खान अपने को लीज पे लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दी जाती है, 4 साल 5 साल 10 साल के लिए। बट ना उसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट बोल तो वो कोयले की खान में से कितना कोयला आप निकालने वाले हो, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड द डिप्रिसिएशन। तो वहां पे आउटपुट के टर्म्स में लाइफ डिफाइन की जाती है। So the life of the fixed asset may be expressed either in terms of number of years or it is expressed in terms of output from the usage of that asset. What is estimated realizable value, guys? It is estimated scrap, or you can say recoverable value at the end of estimated useful life of the fixed asset. Estimated scrap oblique recoverable value at the end of estimated useful life of the fixed asset. एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली है तुमको डेप्रिसिएशन के अमाउंट के लिए तो मेथड देखना ही पड़ेगा ना कौन सा है। कितने मेथड्स है अपने सिलेबस में? 6। SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देन यू हैव डिप्लीशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड, वैसे एक्चुअल में डिप्लीशन मेथड एंड मशीन आर रेट मेथड एक ही है। सम ऑफ द डिजिट्स यूजलेस मेथड, एंड रिवैल्यूएशन मेथड।
revaluation method. So these are the four factors which will decide the amount of depreciation. कॉस्ट कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा. कॉस्ट ही तो डिप्रिशिएट होती है ना, तो कॉस्ट के बगैर डिप्रिसिएशन आएगा कैसे. कॉस्ट, देन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, then estimated realizable value at the end of estimated useful life, and finally method of depreciation. ये चारों फैक्टर कंसिडर करके ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यू विल गेट इट. इन चारों में से कोई एक भी मिसिंग है तो तुमको डेप्रिसिएशन ढूंढने नहीं आएगा. तो डेप्रिसिएशन अगर ढूंढना है तो ये चारों भी चाहिए अपने को. कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. We will go to accounting of depreciation later on. First, let us understand how depreciation is calculated under these methods. ये methods के अंदर depreciation आता कैसे है? How exactly we calculate the depreciation under these methods? लिखो method 1. Straight line method. Straight line method. Annual depreciation is equal to, what is the formula guys? Cost minus estimated scrap value divided by estimated useful life. Estimated useful life. There is one more formula guys for annual depreciation. SLM मेथड में और एक फॉर्मूला है. कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. सब लोग ध्यान रहे, जबकि 11th में सीखा हुआ है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है और ये मेथड के तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी किए हैं आपने 11th में. लेकिन फिर भी एक मिस्टेक जो कॉमनली इस मेथड में देखने को मिलता है, क्या है ना, पहला फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ रहता है. जो पहला फॉर्मूला लिखा है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. दूसरे फॉर्मूला में बेटा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट है. इट्स नॉट कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट. क्या बोला, समझा क्या? क्या है, एसएलएम बोला कि अपने दिमाग में वो पहला वाला फॉर्मूला फिट बैठा हुआ रहता है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. तो अपने को दिमाग में यही रहता है कि कॉस्ट में से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लेस करते हैं हम लोग. पहला फॉर्मूला अप्लाई किया तो दूसरे फॉर्मूला में जो है फॉर्मूला ये है कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर आप कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट बोलोगे ना, गलत हो जाएगा आंसर. यू वोंट गेट द करेक्ट आंसर. तो सेकंड फॉर्मूला में बी केयरफुल, इट इज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय rate of depreciation. It is not cost minus estimated scrap value into rate of depreciation. तो सेकेंड वाले फॉर्मूला में एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट में से लेस नहीं करनी है. बहुत सारे बच्चों को 11th में
आगे का जो मैं फार्मूला लिखा के देने वाला हूँ ये मालूम ही नहीं रहता या सिखाते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती कि तो रेडीमेड रेट प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता। बट अगर रेट प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो वो कैलकुलेट भी करने आता है अपने को मैथमेटिकली। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैं एसएलएम की बात कर रहा हूँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 माइनस scrap value as a percentage of cost. 100 minus scrap value as a percentage of cost divided by estimated useful life, divided by estimated useful life। तो बाई चांस अगर रेट प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम रेट भी ढूंढ सकते हैं। सो इट इज 100 माइनस स्क्रैप वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सो दिस इज गाइस स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई भी फॉर्मूला यूज करो एनुअल डिप्रिसिएशन आ जाएगा इस मेथड का। तो फिर से एक बार कौन से दो फॉर्मूला एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरे वाले फॉर्मूला में कॉस्ट इनटू रेट है डायरेक्टली, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नहीं है। चौथी बार बोल रहा हूँ ये बात। चौथी बार बोलने का रीजन ये है कि इतनी बार बोलने के बावजूद बच्चे एग्जाम में ये मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज ध्यान रहे, फॉर्मूला केयरफुली यूज करो। मेथड 2, एक मिनट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं शॉर्ट में। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस मेथड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, depreciation is calculated on cost of the fixed asset, cost of the fixed asset number 2, the amount of annual depreciation the amount of annual depreciation remains constant over the life of the debentures, over the life of the debentures, life of the fixed asset, right? Debentures नहीं, over the life of the fixed assets। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का याद आ गया मेरे को, वो भी तो ऐसे राइट अप करते हैं ना, ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। अब लिखो मेथड 2, मेथड 2, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
annual depreciation is equal to WDV of the asset multiplied by rate of depreciation. WDV of the asset multiplied by rate of depreciation. क्या फर्क है पहले मेथड में इस मेथड में? पहले मेथड में कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम WDV पे चार्ज कर रहे हैं. WDV का मतलब होता है, लॉन्ग फॉर्म वालों मेरे को, रिटर्न ऑन वैल्यू. WDV इज वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन लेस होके जो वैल्यू बचती है उसको WDV बोलते हैं, है ना. WDV बोलते क्या बोले तो रिटर्न ऑन वैल्यू. सो इस मेथड में WDV पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, जबकि SLM में कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला है यहाँ, कभी किसी जमाने में सीखा हुआ याद आ रहा है? कितने 1250 साल हो गए सीख के? हाँ, कितने? बोलो बेटा बोलो, आप ही बोले, हमको मालूम है. बोलो बोलो बोलो. त्याला कळणार नाही 42, तो इंग्लिश मीडियमचा आहे. 1 माइनस nth रूट ऑफ R अपॉन C. अक्ष इंग्लिश मीडियम का आहे ना, उसको समजेगा नहीं 42. त्याचं वजन 42 असेल. where what is n? Estimated useful life. N is estimated useful life. R estimated a realizable value. C cost of the fixed asset. लिखो important points. Important points. अभी इंडिया की अगली मैच कब है? संडे को है. किसके साथ है? ओ, हरा के टॉप पे जा सकते ना. न्यूजीलैंड को हरा दिया तो टॉप पे चल जाएंगे ना. अभी न्यूजीलैंड है ना टॉप पे. मजा आ जाएगा लेकिन न्यूजीलैंड को हरा दिया तो. 2019 में उनसे ही हारे थे ना सेमीफाइनल में. धोनी पे क्रिटिसिज्म हुआ था तब बहुत, वो मैच में. सॉरी सॉरी गर्ल्स. लेट्स कंटिन्यू. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. धोनी मालूम है ना कितने गोल मारे उसने अभी तक? लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या है पार्थ, आज कैसे क्या आ गया? अमावस का चांद है तू.
मन में आया था बातें अमाउस के चांद जैसे हैं। लिखो। कहाँ गायब हो गया था? पक्का बीमार था? ऑनलाइन किया अटेंड? ऑनलाइन किया क्या अटेंड? बाद में देख के लेक्चर सारे। होशियार है तू, कर वो अच्छे से। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, depreciation is calculated on WDV of the asset. Depreciation is calculated on WDV of the asset. Depreciation is calculated on WDV of the asset. Number two, हाँ फुल स्टॉप, हाँ देने का फुल स्टॉप, नहीं तो लिखोगे फुल स्टॉप. नंबर टू, नंबर टू, बाय द वे कल कोई तो इंक्वायरी कर रहा था, पूछ रहा था कि दशहरे के दिन क्लास है क्या? कौन पूछा? दशहरे के दिन क्लास का कैसे करे, देखते बाकी लोग क्या बोलते. अगर कन्वीनियंट, टेस्ट है उस दिन, सवेरे है ना? ठीक है ना, तो फिर एक हो सकता है कि अगर बाकी लोग नहीं ले रहे क्लास, तो टेस्ट को तो तुम आने ही वाले हो, तो उसी को जोड़ के सवेरे में 2 घंटे ले लेता हूँ मॉर्निंग में. नहीं नहीं, क्या है ना कि अपन संडे को ऑफ ले रहे, वैसे भी इंडिया न्यूजीलैंड है तो संडे को तो मैच देखने को मिले. मैंने पिछली इंडिया की पहली मैच देखी सिर्फ वर्ल्ड कप की, उसके आगे के तीनों मैच में का एक भी बॉल देखने को नहीं मिला मेरे को, कल का भी नहीं देखा. हाइलाइट्स देखे बट वो मैच देखने का मजा नहीं आया. तो संडे को तो क्लास नहीं ले रहे अपन पक्का, मैं तो नहीं ले रहा हूँ संडे क्लास. हाँ, एंजॉय. नहीं, अपने हफ्ते में 6 दिन क्लास हो रहे तो फिर जरूरत नहीं अपने को. लिखो नंबर टू. क्या हो गया मामे, क्यों हंस रहा है? नंबर टू, ऑनलाइन वाले बच्चे आज बड़े शांत थे, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे. बहुत दिनों से मोदी जी भी नहीं आए, राहुल गांधी भी नहीं आए. ऐसा बोलते याद करते आ जाते हो. हाँ. लिखो नंबर टू, since the depreciation is calculated on WDV, since the depreciation is calculated on WDV of the fixed asset, comma, the amount of annual depreciation, the amount of annual depreciation goes on decreasing, amount of annual depreciation goes on decreasing year after year. Number three. Number three. Under this method, under this method, the amount of annual dep sorry, under this method, the WDV of the fixed asset, the WDV of the fixed asset will never come down, will never come down to zero.
ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छे से समझ के लो, डब्ल्यूडीवी कभी भी जीरो नहीं होगा बेटा। द रीजन बीइंग, तुम एक डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई कर रहे हो जो लेस देन 100% ही रहने वाला है। डेप्रिसिएशन रेट कांट बी 100%, इट विल बी समथिंग लेस देन 100%। और तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट में से उसका एक सर्टन परसेंटेज लेस करने वाले हो, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना। मतलब ऐसे वैसे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कोई बहुत ज्यादा नहीं होती एसेट की, 10 साल 15 साल 20 साल, कितना भी भारी एसेट रहा कुछ भी रहा तो। बट समझो तुम डिप्रिसिएशन चार्ज करते भी गए सालों साल, 100 साल तक तुम डिप्रिसिएशन चार्ज करते गए, स्टिल कुछ ना कुछ तो बचेगा ही नरे डब्ल्यूडीवी मेथड में। क्यों, तो तुम जो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो कॉस्ट पे नहीं चार्ज कर रहे, तुम चार्ज कर रहे डब्ल्यूडीवी पे। तो डब्ल्यूडीवी का एक सर्टन परसेंटेज उसमें से लेस करोगे तो कुछ ना कुछ बचेगा ही ना। सो अंडर दिस मेथड द डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट विल नेवर कम डाउन टू जीरो। ये इसलिए लिखा के दे रहा हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में आया तो कंफ्यूजन नहीं होना, वो 2 मार्क मिलने चाहिए अपने को। Under this method, the WDV of the asset will never come down to zero. The simple reason behind that being depreciation is calculated on WDV. तो WDV में से एक परसेंटेज लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना रे। 100 में से 99 भी लेस किया तो 1 रुपया बचने वाला है ना। मेथड 3, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, थोड़ा सा लेंदी है फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय estimated total output over the estimated useful life multiplied by actual output for the year multiplied by actual output for the year। अभी ये मेथड्स जो है ना, डिप्लीशन मेथड बोलो या मशीनर रेट मेथड बोलो, यहाँ पे बेटा एसेट के एक्चुअल यूसेज के बेसिस पे डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का मतलब डिप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट, डिवाइडेड बाय आप क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो पूरे लाइफ में टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट कितना आएगा वो एसेट से, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट फॉर द ईयर। जैसे मैंने आपको कोल माइन का एग्जांपल दिया कि मैंने 5 साल के लिए गवर्नमेंट से कोल माइन रेंट पे ली, लीज पे ली 5 साल के लिए, और 5 साल में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई विल बी एक्सट्रैक्टिंग 1 लाख 1 लाख टन्स ऑफ कोल फ्रॉम दैट माइन। 1 लाख टन कोयला मैं वो माइन में से एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, ये मेरा एस्टिमेशन है। तो मैंने क्या करना चाहिए, जितना भी कॉस्ट मैंने इनकर किया वो कोल माइन के लिए, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years कितना टन कोयला मैं निकालना चाहता हूँ उसमें से एस्टिमेटेड आउटपुट
1 लाख, सो डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ईयर में कितना निकला। समझो फर्स्ट ईयर में 15,000 टन कोयला निकला है, तो मल्टीप्लाइड बाय 15,000 टन। सेकेंड ईयर में 22,000 निकला तो मल्टीप्लाइड बाय 22,000। थर्ड ईयर में समझो 20,000 निकला तो मल्टीप्लाइड बाय 20,000। बोल तो जितना एक्चुअल आउटपुट आया उस एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स बोल तो स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीबी मेथड के हिसाब से नहीं जा रहे हम। आउटपुट कितना आ रहा है यूसेज से वो एसेट के, उस बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। This method this method is suitable for wasting assets, WASTING. This method is suitable for wasting assets like mines, mines, quarries, stone quarry रहता है ना, quarry, QUARIES, quarries, ores, ORES, आयरन ओर होता है देखो, खान खदान जिसको बोलते हैं हम लोग। स्टोन क्वेरी होती है ना रे, त्याला काय म्हणतो आपण मराठीत, नाही नाही स्टोन क्वेरी, खान नहीं रे, त्याला एक वर्ड है बघ, जो पुणे के है, अपन ये ARI की टिकड़ी पे जाते, तो वहां पे वो पानी का है ना। नहीं नहीं रे, उसको एक वर्ड है यार, एक स्किप कर गया मैं वो वर्ड मराठी में, आएगा याद, बताता हूँ तुमको। वो क्या बोलते हैं यार उसको, वो दृश्यम में वो पानी में ढकल देता है कार, वो वहां ले जाके। नहीं रे यार, स्टोन क्वेरीज दिखाई है ना वो भी तो, ओरिजिनल दृश्यम 1 में। अरे वो उसको कुछ तो एक वर्ड है, बोलता हूँ मैं, याद आने वाला, लिखो। नंबर 2, अंडर दिस मेथड, श्रेया ली बेटा ली, किती हसणार, बस झालं आज, आज एवढंच हसायचं होतं। नंबर 2, अंडर दिस मेथड the depreciation, the depreciation is calculated annually on the basis of actual output from the usage of the asset from the usage of the asset, full stop। Method 4, मेथड 4 अलग से समझाने जैसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में मेथड 3 चाहे वो सिर्फ क्या है, मशीन्स के लिए अलग से एक मेथड बोल के कंसिडर हो रहा है, वो फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है। machine hour rate method,
cost minus estimated scrap value divided by estimated total machine hours over the estimated useful life multiplied by actual machine hours for the year. सेम ही फॉर्मूला है ऊपर का, और ये ऊपर सिर्फ हम आउटपुट की बात कर रहे थे, यहाँ पे मशीन आवर्स की बात कर रहे हैं. कोई मशीन मैंने खरीदी और लेट से वो मशीन का यूजफुल लाइफ जो है, जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल समझो उस मशीन का यूजफुल लाइफ 5000 आवर्स है, 5000 घंटों के लिए मैं वो यूज कर सकता हूँ. तो जरूरी नहीं ना बेटा कि वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में यूज हो. तो उसको तो मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करूंगा ना. तो हर साल जितने आवर्स वो मशीन काम किया है उस बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या हुआ? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल मशीन आवर्स ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मशीन आवर्स. तो आप देखोगे कि ये दो मेथड एक ही है, और जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, these methods are also referred as production units method. क्या बोलते हैं इनको? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. एक काम करो, आपने जहाँ पे डिप्लीशन मेथड लिखा है ना, उसको ऑब्लिक देके लिख ही दो आप, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. बाय चांस एग्जाम में अगर ये टर्म यूज हुई तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये सिखाया नहीं कैसे हमें. प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. लिखा. नाउ मेथड नंबर 5. सम ऑफ द डिजिट्स मेथड. कुछ याद आ रहा क्या? रही सीखा हुआ सब रेगुलर बैच में? नहीं बोल के तो देखो, इतना फटके मारूंगा ना. सिखाया मैंने तो नहीं, कहाँ से बोलोगे? सम ऑफ द डिजिट्स मेथड. क्या फॉर्मूला था इसका? नहीं बोले सर, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आप ही बताओ सर. आपके सामने हम बोलते भी नहीं है ना, है ना. वी आर जेन्युइनली स्टूडेंट्स, सो टीचर के सामने हम बात भी नहीं करते हैं. गदड़ैनो. व्हाट इज द फॉर्मूला? मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोग अभी टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं ना? तुमने तो फिर रिवाइज किया रहेगा ना ये सब अभी? फिर कैसे याद नहीं आ रहा? हाँ, बोल रहे हैं. लिख दिया? लिख दिया फॉर्मूला? एनी प्रॉब्लम? आधा अधूरा फॉर्मूला ये, पूरा हुआ ही नहीं. एनी प्रॉब्लम बोला तो बोलते नो. अरे ये आधा अधूरा फॉर्मूला है लिखा हुआ. बाप रे, कैसे डेंजर बच्चे हो घरे. अरे मद्दड लोकांनो, मंद मठ्ठ ढ माठ तारे जमी पर इनटू रिमेनिंग लाइफ. किसकी? ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग करंट ईयर. अभी तो भी याद आ रहा क्या?
सगळे ढोकळे एकत्र आलेत मला सोडून. Annual depreciation is equal to cost minus estimated scrap value divided by sum of the digits into remaining life of the asset including current year. सम ऑफ द डिजिट्स कैसे कैलकुलेट होता है? क्या बात मैथ्स में एपीजीपी में हुआ है ना? है क्या वो टॉपिक अभी एपीजीपी? सिंपल टॉपिक है वो. n into n plus 1 divided by 2 where n stands for estimated useful life. लिखा क्या? Finally, method 6. Revaluation method. Revaluation method. अब तो पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही. याद आ रहा है क्या? मैं बताता हूँ ना. मैं हूँ ना. मैं एग्जाम मेरा ही है दिसंबर में. हम्म. तुम लोग रोज आ रहे बैठ रहे मेरे सामने, मेरी प्रैक्टिस करा रहे, मेरा रिवीजन करा रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तुम ना होते तो क्या होता? Annual depreciation is equal to opening value plus purchases minus sales minus closing value. Opening value plus purchases minus sales minus closing value. लिखा? Important points. Number 1. Important points में number 1. This method is suitable. This method is suitable for such small assets which individually may not be accounted as which individually may not be accounted as fixed asset but put together in a group put together in a group
are accounted as a fixed asset. Are accounted as fixed asset. क्या मतलब है ये जो लिखा है उसका अच्छे से समझो. क्या होता है ना कि कई बार एसेट्स ऐसे होते हैं कि इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट अमाउंट की वजह से या बहुत छोटा एसेट होने की वजह से उसको मे बी हम फिक्स एसेट बोल के नहीं दिखाएंगे. लेकिन सिमिलर टाइप के एसेट्स एक ग्रुप में अगर बैठा दिए जाए तो वो सब मिला के एज अ ग्रुप एक फिक्स एसेट हो सकता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो लाइव स्टॉक अपन बोल सकते हैं. लाइव स्टॉक आप सब लोग जानते हैं कि फिक्स एसेट होता है. आप अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो काउज एंड बफेलोज है. पोल्ट्री फार्मिंग में अपन देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग में एग्रीकल्चरल ये प्रोजेक्ट्स में अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनको हम लाइव स्टॉक बोल के रेफर करते हैं. हॉर्सेस हो सकते हैं, आपण जे शिप्स म्हणतो, राइट. मेंढ्या, बकऱ्या, गाई, म्हशी, बैल, राइट. क्या क्या, हम सब लोग लाइव स्टॉक ही तो है. किसी का भी नाम जोड़ो तो क्या फर्क पड़ता है. मामा, सुशील, हाँ लाइव स्टॉक ही ना. कोई डेड डेड स्टॉक थोड़ी है अपन. हाँ. अभी ये जो लाइव स्टॉक होते हैं, ध्यान दो. डेयरी फार्मिंग है, काउज एंड बफेलोज है. अभी इंडिविजुअली हर एक को अलग अलग कैपिटलाइज करते क्या? नहीं. सब काउज एंड सब बफेलोज मिला के, ऑल काउज एंड ऑल बफेलोज पुट टुगेदर आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल फिक्स्ड एसेट. ऑफिस इक्विपमेंट्स बोलते हैं अपन. जो अलग अलग इक्विपमेंट्स ऑफिस में यूज होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है. अभी यार इतने स्मॉल स्मॉल एसेट्स अलग से फिक्स एसेट बोल के दिखाते नहीं है. सब मिला के एक ही फिक्स एसेट बनता है, ऑफिस इक्विपमेंट्स. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है. जैसे मैं रेगुलर बैच में भी डिस्कस किया था, फावड़ा, कुदळ, कुऱ्हाड़, खुरप, टोपली, ये सब इंडिविजुअली. या लूज टूल्स का बेस्ट एग्जांपल है. लूज टूल्स, ध्यान दो मेरे पास. लूज टूल्स है. अभी कोई गराज है जहाँ पे गाड़ी या सर्विसिंग वगैरह होती है, तो वो गराज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अलग अलग पाने यूज होते हैं, राइट. अब पाना नंबर 7, पाना नंबर 8, ऐसे उनके नंबरिंग रहता है साइज के हिसाब से. अब क्या लगता है तुमको, इंडिविजुअली कैपिटलाइज करे क्या हो? जस्ट इमेजिन करो ना, एसेट साइड में पाना नंबर 7, 50 रुपए, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 5 रुपये, आउटर कॉलम 45 रुपीज. पाना नंबर 8, त्याच्यात एक माकडपणा पण असतो. माकडपणा माहिती आहे ना? हाँ, वो कम ज्यादा साइज कर सकते हैं उसको. हाँ, तो अभी माकडपणा कैसे रहेगा ना. सो पॉइंट इज, individually these may not be accounted as a fixed asset, but put together in a group are accounted as a fixed asset. Number 2, important points में number 2. examples of such assets are examples of such assets are loose tools, comma, livestock, comma, office equipments, etc. Office equipments, etc. अभी ज्वाइन किया क्या रे ढोकड़िया? सर दिवाली के बाद भी बैच कंटिन्यू होगा क्या? अभी तो बोला था रे थोड़ी देर पहले, दिवाली के पहले अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा. लिख दिया? That's it. These are the 6 methods under which you can have depreciation. अच्छा, एक क्वेश्चन है तुमको. अब तुमको इंग्लिश कितना समझ में आता है मुझे मालूम नहीं, बट आर दीज मेथड्स ऑल्टरनेट मेथड्स टू ईच अदर?
alternate methods, I mean to say सबका आंसर सेम है क्या? If you get same answer under each method, then those are called as alternate methods. 6 के 6 मेथड में आंसर अलग अलग आते हैं. डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स विल डिफर फ्रॉम ईच अदर फॉर ऑल द 6 मेथड्स. सो दीज आर नॉट alternate methods to each other. ये alternate methods नहीं एक दूसरे के. Any problem? Yes. Any question? अब लिखो. नरेंद्र मोदी भाई क्या बोल रहे हैं? आज नहीं बोल रहे हो आप मुझसे. लिखो. क्या है मोदी जी, आप गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे थे इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की. ऊपर के कमेंट में लिखा है आपको मैं आईसीआई का प्रेसिडेंट बना दूंगा बोले. नको रे बाबा, इतनी बड़ी पोस्ट कहाँ दे रहा है. मैं अपना, मेरे क्लास में सुशीली अच्छा में प्रेसिडेंट वेसिडेंट का मन. और मैं तो बोला ना तुमको कि क्लासरूम के बाहर कोई पहचानता भी नहीं मेरे को. गरीब आदमी की मजाक उड़ा रहे यार तुम लोग. लिखो. अकाउंटिंग एंट्रीज. अकाउंटिंग एंट्रीज प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा मेथड यूज होता है? मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड जो है, मोस्ट कॉमन मेथड डब्ल्यूडीवी मेथड है. बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइजेस ओनली डब्ल्यूडीवी मेथड. only for electricity generation companies SLM is allowed under income tax. Otherwise हम सबको, आपको मेरे को WDV मेथड ही कंपलसरी इनकम टैक्स के अंडर. कंपनीज एक्ट के अंडर दोनों है, SLM एंड WDV. एंड AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच टॉक्स अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, उसमें तीनों मेथड की बात हुई है. कौन से तीन? पहले तीन, WDV, SLM एंड डिप्लीशन मेथड. लिखो. अकाउंटिंग एंट्रीज नंबर 1. अब मैं लिख नहीं रहा हूँ एंट्रीज, आप लिखो, मैं बोलता हूँ सर. और परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट. अकाउंटिंग एंट्रीज नंबर 1 फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. क्या एंट्री करोगे? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. नंबर 2. for annual depreciation on fixed asset. For annual depreciation on fixed asset. Depreciation account debit to fixed asset account. Then serial number 3. Sale of fixed asset. Sale of fixed asset. Cash or bank account debit. Cash or bank account debit to fixed asset account. Serial number 4. Profit on sale of fixed asset. Profit on sale of fixed asset.
fixed asset account debit, fixed asset account debit to profit and loss account, to profit and loss account. नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोलो बेटा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to fixed asset account. One more entry. Transfer of annual depreciation. Transfer of annual depreciation. मेरे को बताओ, एनुअल डिप्रिसिएशन अपने लिए क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. क्या करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीटमेंट? पी एंड एल को डेबिट करते हैं सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस. बोलो एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. हो गया? लिखे गाइज. डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी है वो देख के अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड होगा, लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज यही है. 6 के 6 मेथड के लिए यही अकाउंटिंग एंट्रीज है. इसके अलावा अपने सिलेबस में पहले, मतलब वो डिलीट होके भी अब 4-5 साल हो गए, और 3 मेथड थे अलग अलग. और 3 मेथड थे. एन्यूटी मेथड बोल के एक था, सिंकिंग फंड मेथड था. एक्चुअल में वो मेथड्स वैसे मैं उसका लॉजिक समझा सकता हूँ क्या है क्या नहीं, वो तो उसके पीछे लॉजिक्स थे, बट प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है वो मेथड्स, और अलाउड भी नहीं है एएस 10 के अंडर भी. तो वो मेथड इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिए. बट उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज अलग थे, उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज अलग थे वो मेथड्स में. बट ये 6 मेथड जो अभी हमने सीखे, ये 6 के 6 मेथड्स के लिए एंट्रीज अभी जो लिखा के लिए वही है. तो एंट्रीज आर कॉमन फॉर ऑल द 6 मेथड्स. ओनली थिंग इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल डिपेंड ऑन विच मेथड यू आर यूजिंग. तो अमाउंट कैलकुलेशन के लिए सिर्फ मेथड देखनी पड़ेगी, अदरवाइज अकाउंटिंग एंट्रीज विल रिमेन सेम. बता स्टडी मटेरियल. कम टू पेज नंबर 14. अरे वो एक रह गया ना यार, एंड का पॉइंट. राइट डाउन. भूल गया मैं एक्चुअली. लिखो, हेडिंग लिखो. हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ any changes, effect of any changes in factors affecting depreciation,
effect of any changes in factors affecting depreciation. कौन से 4 फैक्टर्स मैंने लिखा के दिया आपको? कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ये जो 4 मेथड्स है बेटा, ये 4 मेथड्स में से, ये 4 मेथड, सॉरी, ये जो 4 फैक्टर्स है, मेथड नहीं 4 फैक्टर्स, ये 4 फैक्टर में से किसी में भी चेंज हुआ तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट डेप्रिसिएशन पे आएगा. इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डेप्रिसिएशन. अब ये जो इम्पैक्ट आता है डेप्रिसिएशन पे, इट इज टू बी रिकॉर्डेड, इट इज टू बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली. प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन चेंज आ रहा है उसके आगे डेप्रिसिएशन बदलेगा. इसके पहले जो डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो गया वो हो गया, उसको चेंज नहीं करना है अपने को. बैक डेटेड इफेक्ट नहीं होगा. बैक डेटेड बोल तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वोंट बी गिवन, इट विल बी गिवन ओनली प्रोस्पेक्टिवली. प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव, इन दोनों में का फर्क समझो. रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेटेड, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है नाउ ऑनवर्ड्स. जैसे अपन कई बार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं कि ट्रेड यूनियन, लेबर का जो यूनियन होता है, लेबर स्ट्राइक पे है एंड दे वांट इंक्रीज इन वेजेस. उनके वेजेस में उनको इंक्रीज चाहिए. अपन पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज रेडी, ओनर्स जो है वो रेडी है हाइक देने के लिए, बढ़ाने के लिए. बट मैनेजमेंट इज सेइंग प्रोस्पेक्टिव, whereas ट्रेड यूनियन इज सेइंग, लेबर आर सेइंग रिट्रोस्पेक्टिव, बैकडेटेड चाहिए इनको. तो रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, ये दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं. ये अब उतना रिलेवेंट नहीं रहा तुम्हारे लिए, बट जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं. 2015 के पहले ना बेटा, 2015 के पहले जब AS6 था डेप्रिसिएशन के लिए और नया AS10 आया नहीं था, तब तक रूल ये था कि अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल रहे हैं आप, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट वाज टू बी गिवन इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली. बोलते तुमको अगर मेथड बदलना है तो जिस साल तुमने डिसीजन लिया मेथड बदलने का, उस साल के आगे नहीं बदलता था ना मेथड, पहले साल से. बोलते जब एस्टेट परचेस किया था ना, तब से मेथड बदलनी पड़ती थी. बोलते आज तक आपने SLM से लिया है डेप्रिसिएशन, और अब तुमने डिसीजन लिया कि नहीं नहीं अब हमको SLM नहीं WDV से चार्ज करना है, तो इसके आगे नहीं, पहले दिन से WDV का डेप्रिसिएशन बुक्स में लाना पड़ता था. फिर बोलते तुमको कैलकुलेट करना पड़ता था कि अभी तक SLM से कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, WDV पहले दिन से लगाते तो कितना डेप्रिसिएशन होता, दोनों में का डिफरेंस एडजस्ट करो. बट 2015 में वो अमेंडमेंट आ गई एंड नाउ इट इज प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव बोलते इसके आगे, बोलते जो भी चेंज होना है, जो भी इंपैक्ट होना है, जो भी इफेक्ट होना है डेप्रिसिएशन पे, दैट विल बी गिवन इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली नाउ ऑनवर्ड्स. इसके आगे जो पीछे डेप्रिसिएशन गया वो गया, अब उसको डिस्टर्ब मत करो. जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया वो हो गया, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते आप. इसके आगे तुम्हारे चेंजेस तुम रिकॉर्ड करो. काय बोलते करते लिखो. if there is any change if there is any change in any of the factors in any of the factors affecting depreciation, affecting depreciation, comma, it will have it will have impact oblique effect on the amount of the depreciation, on the amount of depreciation. Such effect on depreciation, such effect on the depreciation
is compulsorily recorded is compulsorily recorded prospectively, compulsorily recorded prospectively, that is from the date of the change, that is from the date of the change. इसका मतलब क्या? तो भाई किसी साल अगर तुमने मेथड बदल दी तो मेथड बदली तो डेप्रिसिएशन पे तो इफेक्ट आने ही वाला है ना। तो जिस साल बदली मेथड उस साल से आगे इफेक्ट आएगा, पीछे जो चार्ज हो गया वो हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं। पहला प्रॉब्लम उसी के ऊपर है। पेज नंबर 14 पे आओ, फर्स्ट प्रॉब्लम। A plant and machinery costing rupees 10 lakhs is depreciated on straight line assuming 10-year working life and zero residual value for 4 years. At the end of 4th year, the machinery was revalued upwards by 40,000. Remaining useful life was reassessed at 8 years. Calculate depreciation for 5th year. प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ो, फिर सॉल्व कराता हूं। अब ध्यान दो सब लोग मेरे पास। ओरिजिनली लाइफ कितनी थी? ओरिजिनली लाइफ कितनी थी? 10 साल थी। स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन है 4 साल, डिप्रिसिएशन चार्ज भी हुआ। 4 साल बाद में डिसाइड हुआ कि भाई एक तो मशीन की वैल्यू 40,000 रुपए से बढ़ा दी गई, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, वैल्यू बदल गई, वो तो कॉस्ट बदल गया ना। एंड इवन द लाइफ इज चेंज बेटा। ओरिजिनल लाइफ आप बोले 10 साल था, ओरिजिनल लाइफ उसमें से 4 साल हो चुके, तो अभी लाइफ कितनी बचनी चाहिए? 6 साल। लेकिन उन्होंने बोला है द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर्स। तो कॉस्ट भी बदला और लाइफ भी बदली, तो डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा ही ना। बट वो जो इफेक्ट आएगा 5th ईयर ऑनवर्ड्स, पहले 4 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो गया, वो गया। चलो लिखो। प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 14। कौन सी मेथड बोली है डेप्रिसिएशन के लिए? SLM। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर SLM? कॉस्ट माइनस estimated scrap value divided by estimated estimated useful life। मेरे को बताओ कॉस्ट कितना है? 10 lakhs। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नील। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ओरिजिनली 10 years। so it will be 1 lakh। बराबर बराबर। therefore WDV of the asset
at the end of fourth year is equal to rupees 10 lakhs minus rupees 1 lakh into 4 years. तो चौथे साल के एंड में वैल्यू कितनी बचेगी? 6 लाख रुपए। हर साल 1-1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन जाएगा तो कितना वैल्यू बचेगा? आया? At the end of fourth year, the asset is revalued upwards by rupees 40,000, 40 ना, and remaining useful life is re-estimated to 8 years. Therefore, revised annual depreciation from fifth year onwards is equal to, look at the screen, 6 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो 40,000 से बढ़ानी है मेरे को। WTV 6 लाख बचा था ना एसेट का, प्लस 40,000, ये तो हो गया तुम्हारा कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0 छे डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी? करेक्ट, 8 years. So what will be the revised annual depreciation? 80,000. क्या किया समझा? क्या किया समझा? आया क्या? आया क्या? फोर्थ प्रॉब्लम, एग्जाम प्रॉब्लम। Balance of machinery account of a firm on 1st April 2020 was 28 lakhs 54,000. Out of this, a plant having book value of 2,16,090 as on 1st April 2020 was sold on 1st July 2020 for 82,000. On the same date, a new plant was purchased for 4,58,000 and 22,000 was spent on its erection. On 1st November 2020, a new machine was purchased for 5,60,000. Depreciation is written off at the rate of 15% per annum under diminishing balance method. Calculate the depreciation for the year ended on 31st March 2021. 4 मार्क के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रे, 4 कैलकुलेशंस करने हैं, सिर्फ सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है, अकाउंट नहीं बनाना है ना अकाउंटिंग करना है। ओनली यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। लिखो, प्रॉब्लम नंबर 4th, calculation of
depreciation for the year ended 31st March 2021. Right hand side corner, rupees. A. On machine sold on 1st July 2020. मेरे पास मत देखो, मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं, प्रॉब्लम पढ़ो थोड़ा सा, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब दिया हुआ है प्रॉब्लम में। क्या 82,000 कुछ भी बोल, तो बस नंबर देखा न बोल दिया। अरे सेल प्रोसीड से 82,000, अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 82,000 में बेचा है मशीन को, डिप्रिसिएशन थोड़ी 82,000 है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ। 1 जुलाई को जो मशीन बेचा है उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया है प्रॉब्लम में, कितना है वो? कितना है? 2,16,090। तो 2,16,090 का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है ना उसका। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा अप टू द डेट ऑफ सेल। कितने दिन का आएगा डिप्रिसिएशन? कैसे 4 महीने आते, बाप रे बाप। 1 अप्रैल से 1 जुलाई 4 महीने होते। अप्रैल मई जून 3 महीने होते। तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे जो मशीन बेचा है उसके। $2,16,090 into rate of depreciation 15% into 3/12, 3 महीने के लिए अप टू द डेट ऑफ सेल कितना आता है? 8103 जान दो, 8103। On remaining opening WDV of the machine on remaining opening WDV of the machine, टोटल ओपनिंग WDV कितनी थी? 28 lakhs। उसमें से जो बेच दिया, जिसको हमने अलग से कंसीडर कर लिया है ऊपर, उसका WDV कितना था? सो 28,54,000 माइनस 2,16,000 इंटू 15%, और इस पे तो पूरे 12 महीने का आएगा ना रे, कि तो ये नहीं बेचा है। बोलो कितना आता है? हाँ, 3,95,687। करो कैलकुलेट कैलसी पे।
एडिशंस कब हुए? ऑन मशीन परचेस्ड ऑन 1 जुलाई। कितना कॉस्ट है उसका? 4 lakhs। भाई सर इरेक्शन चार्जेस है ना रे। 4,80,000। रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, बहुत डेंजर है तुम लोग। 4,58,000 प्लस 22,000 इंटू 15%, 9 महीने के लिए, 1 जुलाई के आगे, बताओ। 54। ये तय का। नेक्स्ट। ब्रेक एडिशन कब है? ऑन मशीन परचेस्ड ऑन 1 नवंबर 2020, उसका कॉस्ट इंटू 15%, 5 महीने के लिए आएगा, नवंबर के आगे। इज इट 35,000? Therefore, depreciation for the year ended 31st March 2021 for 492,790। हो गया? हो गया सबका? एनी प्रॉब्लम? और टाइम बचा है? कोई बात नहीं। अभी अब बचे प्रॉब्लम कौन से? सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। इसमें अपने को डेप्रिसिएशन ही नहीं तो अकाउंटिंग भी, अकाउंट बनाना है, फिक्स एसेट अकाउंट। कल मुझे लगता है कि ये 3 सम्स तो कर ही लेंगे अपन, हो ये तो होने वाला है। प्लस मैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड सिखाऊंगा, जहाँ पे डेप्रिसिएशन जो एनुअल डेप्रिसिएशन वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं होते हुए एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट फ्रैंकली स्पीकिंग रियल लाइफ में वही मेथड यूज होता है, प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट्स में वही मेथड यूज होता है। जो 11th में हमने सीखा या अभी जो मैंने सिखाया, ये अकाउंटिंग मेथड रियल लाइफ में फॉलो नहीं होता। तो रियल लाइफ में क्या फॉलो होता है, वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड क्या है, ये अपन कल के लेक्चर में समझेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे वो जो वो मेथड बोलते डिप्रिसिएशन की मेथड नहीं है, अकाउंटिंग का और एक तरीका है। इफेक्ट सारे सेम ही होते हैं, इफेक्ट्स में कोई चेंज नहीं, बट अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग का तरीका एक अलग, तो वो अपन सीखेंगे। ओके गाइज, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय।